हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट गेट सिविल यूट्यूब चैनल पर। स्क्रीन पर हमारा मोटो लिखा हुआ है लेट्स क्रैक गेट 2021। आपको पता ही होगा और नहीं पता है तो अब पता चलने वाला है कि हमारे चैनल पर मिशन गेट 2021 एक सीरीज चल रही है एंड अंडर दिस सीरीज हम जनवरी 31 या उससे पहले आपका जो गेट का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे सिविल इंजीनियरिंग का। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे पैरेलली काफी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं और ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है ताकि जो बच्चे गेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनकी रैंक में एक मेजर इम्प्रूवमेंट आ सके। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी नॉलेज, कंसेप्ट और रैंक को इम्प्रूव करिए। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का पार्ट सेकंड होगा। एक पार्ट मैंने अभी ले चुका हूं, आज हम उस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीचर इंट्रोडक्शन। नाम जैसे मैंने बताया इज अमनप्रीत सिंह चड्ढा विद 9 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मैंने और ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी मेरी TGC 118 में, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो इंडियन आर्मी कंडक्ट कराती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो सिंगल और डबल डिजिट रैंक लेकर आए हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी रैंक आपकी भी आएगी। बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस मैंने लिए हैं और ये सेशंस आपको YouTube के हमारे चैनल पर भी दिख जाएंगे। दो काम आपने जरूर करने हैं। पहला है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन चड्ढा नाम से, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोट्स, क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। एंड देन अनअकैडमी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप को इंस्टॉल करना बेहद आसान है। ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखिए और इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, जैसे अगर आप गेट और ESE का बाय करना चाहें। एडवांटेजेस क्या होते हैं? लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस है, PDFs मिल जाएंगे, डाउट सेशंस में बैठ के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और रेगुलर टेस्ट के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। रेगुलर टेस्ट पे ही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको। जो ड्यूरेशन आपको लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट है, उसका सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू यूज द प्रोमो कोड चड्ढा 10 और चड्ढा SC, तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ये प्रोमो कोड अनअकैडमी पे अवेलेबल सारे कोर्सेज के लिए है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं और उनको ऑफ भी मिलेगा। गेट 2022 के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए 28 दिसंबर से बैच लॉन्च होगा। तो इस बैच का पार्ट आप बन सकते हैं, बट यस आपको प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा था टेस्ट से रिलेटेड, अनअकैडमी कॉम्बैट अभी हुआ था मिड ऑफ दिसंबर में, अब दोबारा होगा और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये स्टूडेंट के लिए विन विन सिचुएशन है। टेस्ट अच्छा गया तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट है, टेस्ट अच्छा नहीं गया तो एक रियलिटी चेक है कि हाँ भाई यहाँ कमियां हैं और इन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। अच्छा रिजल्ट है, बुरा रिजल्ट है, कैसा भी रिजल्ट है, टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि गेट से पहले ऐसे टेस्ट देने से आपको ये पता चल जाएगा कि अभी कितनी मेहनत करने की जरूरत और है। टेस्ट के बारे में आपने फर्स्ट टाइम भी दिया ही होगा, इसका डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको बताएंगे टीचर्स। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर रैंक आती है तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं जो प्राइज में, और 4 to 50 में ही आते हैं। और मैं ये कहता हूँ गिफ्ट सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। और मान लीजिए परफॉर्मेंस अच्छी है और हमें उसके बदले में गिफ्ट मिल रहा है, तो सोने पर सुहागा वाली बात है। अब मेन इंफॉर्मेशन, 29 दिसंबर 6 PM ये टेस्ट होना है। उससे पहले एनरोल करा लीजिए अपने आप को और जरूर टेस्ट दीजिएगा बच्चे।
आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जरूर पता चल जाएगा। और कंपटीशन का फॉर्मेट आप देख रहे हैं, 60 मिनट्स का टेस्ट है, तो कोई ऐसा नहीं कि आपका पूरा दिन लग जाए। 60 मिनट्स का टेस्ट है, 15 क्वेश्चंस आएंगे, दीज ब्रांचेस आर टू बी देयर, और आपकी जो स्कोरिंग होगी वो स्पीड और एक्यूरेसी के बेसिस पर निकाली जाएगी, जो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप अनअकैडमी कॉम्बैट जब जाएंगे तो यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है, यू कैन यूज चड्ढा 10। अनअकैडमी पे आप जब भी कोई फ्री कंटेंट देखते हो, जैसे फ्री कंटेंट क्या है, स्पेशल क्लासेस हैं, जैसे कॉम्बैट है, कोई भी आप फ्री कंटेंट देखते हो तो वो कोड पूछते हैं, तो आप चड्ढा 10 कोड यूज कर सकते हो, तो आपको एंट्री मिल जाएगी उस फ्री कंटेंट को देखने के लिए। अब आते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के दूसरे मेथड पे। प्रीवियस सेशन में हमने दो मेथड्स के बारे में पढ़ लिया था, एक था मोमेंट एरिया मेथड और दूसरा है मैकाउलेज मेथड। देखिए, ये दो मेथड अपने आप में मोर देन सफिशिएंट हैं गेट के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, स्पेशली मोमेंट एरिया मेथड को करने के लिए। मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि जब आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक को पढ़ रहे हैं गेट सीरीज में, एक बारी जरूर जो मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है प्लेलिस्ट में, वहां जरूर देखिएगा, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक है, इसकी थ्योरी ज्यादा नहीं है, बट इसमें न्यूमेरिकल्स अनकाउंटेबल है। तो न्यूमेरिकल पार्ट को और अच्छे से करने के लिए आप न्यूमेराथन सीरीज को देख सकते हैं, आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, काफी एडवांटेज मिलेगा। सॉरी। तो मोमेंट एरिया मेथड और मैकाउलेज, इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पे हमने क्वेश्चंस भी करे। आज हम रिमेनिंग 3 मेथड्स करेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड हम नहीं करेंगे, ऑब्सोलीट है वो मेथड। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी मेथड या स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, फिर हम पढ़ेंगे कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, अच्छा इंटरेस्टिंग है ये, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट बीम मेथड, और फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। बेटा, ये मेथड कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इस मेथड की कैलकुलेशन लंबी है, बट कुछ स्पेसिफिक केस देखें, जैसे हम फ्रेम्स की बात करें तो फ्रेम से ये मेथड अच्छा साबित हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि जैसे अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर या किसी कैंटिलीवर पर एक लोड लगा दें फ्री एंड पर, तो मोमेंट एरिया मेथड में 1 मिनट भी नहीं लगा था हमें आंसर निकालने में, बट यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो दिस मेथड इज यूज्ड इन वेरी स्पेशल केसेस। तो स्ट्रेन एनर्जी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेन एनर्जी इन एक्सियल लोडिंग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P स्क्वायर L अपॉन 2AE होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू बेंडिंग होता है, ये होता है मोमेंट का स्क्वायर dx अपॉन 2EI। तो बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और कितनी बारी गेट और ESE में सिर्फ क्वेश्चन ये आया है कि गिवन बीम की स्ट्रेन एनर्जी बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग का फॉर्मूला आ गया है, और ये है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। डेरिवेशन को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो डिटेल्ड एनालिसिस में जा सकते हैं। अब स्ट्रेन एनर्जी मेथड के थ्रू डिफ्लेक्शन कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, जिसके एक एंड पर लोड B लग रहा है, फ्री एंड पर लोड W है, और ए भी कैंटिलीवर बीम है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बीम में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पता करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया, गेट के बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इतने ही होते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी बताइए। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m स्क्वायर dx अपॉन 2EI। तो हमने एक सेक्शन कट करा x, और यहां पर मोमेंट निकाल दिया, कितना आ गया w इंटू एक्स। तो मोमेंट हो गया w इंटू एक्स, इसका स्क्वायर dx अपॉन 2EI इंटीग्रेशन। और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेकर L तक। x अलोंग द लेंथ हमने डायमेंशन लिया है, तो 0 से लेकर L तक। अब इसको जब आपने सॉल्व करा
तो जो इंटरनल वर्क डन आएगा वो ये वैल्यू आएगी। तो गेट और ईएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जहां पर सिर्फ ये वैल्यू पूछी गई, अभी तक डिफ्लेक्शन नहीं आया है। डिफ्लेक्शन कैसे आएगा? इस मेथड के थ्रू हम डिफ्लेक्शन अंडर द लोड निकालते हैं। याद करिए स्ट्रेन एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो हाफ पी डेल्टा होता है, एरिया ऑफ द लोड इलोंगेशन कर्व। तो एक्सटर्नल वर्क डन आया हाफ पी डेल्टा और इंटरनल वर्क डन हो गया पी इज लोड, तो डब्ल्यू के बजाय पी लिख लेते हैं, तो ये हो गया पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6 EI। सॉल्व कर दीजिए तो डेल्टा आ जाएगा पी एल क्यूब अपॉन 3 EI। अब आप ये समझिए कि अगर लोडिंग थोड़ी भी कॉम्प्लेक्स हो गई तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन और मुश्किल बनेगी। जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनेगी फिर उसका स्क्वायर होगा, फिर इंटीग्रेशन करना है, फिर लिमिट्स लगानी है। तो जहां तक बीम्स बहुत सिंपल हैं, आसान है, तब तक तो मेथड ठीक है। बट जहां बीम्स थोड़ी भी, जहां लोडिंग थोड़ी भी कॉम्प्लेक्स हुई, दिस मेथड इज नॉट गुड। तो प्रेफरेबल मेथड बिल्कुल भी नहीं है ये। बट यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अच्छा बताइए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। मेन क्या होता है, अभी मैं आपको एक फ्रेम का क्वेश्चन कराऊंगा। फ्रेम के क्वेश्चन करने में ये मेथड अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये अभी हमने यहां से एक्सटर्नल वर्क डन को इंटरनल वर्क डन के इक्वल कर दिया। इंटरनल वर्क डन स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है और एक्सटर्नल ये रहा। अब देखिए ये आता है फ्रेम का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम। सो क्वेश्चन ने बोला है कि एक फ्रेम है ABC और इसका EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कांस्टेंट है। उन्होंने बोला C पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब अगर आप बाकी मेथड्स की बात करेंगे, मैकॉले की बात करेंगे या फिर आप बात करेंगे मोमेंट एरिया मेथड की, तो मुश्किल है उन मेथड से इस क्वेश्चन को करना। तो जब भी फ्रेम का ऐसा क्वेश्चन आए आप जरूर प्रेफर करिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड को। ठीक है, अच्छा मेथड है ये। तो सबसे पहले क्या हुआ, सी पॉइंट पर हमें सी का वर्टिकल डिफ्लेक्शन पता करना है, तो हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगाएंगे। यहां पर दो मेंबर्स हैं, तो यहां दो स्ट्रेन एनर्जी आएंगी। एक आएगी मेंबर बीसी के लिए, एक आएगी मेंबर एबी के लिए। सबसे पहले हमने मेंबर बीसी कंसीडर करा। पेन का कलर बदल देते हैं भैया, दोनों ही रेड हो जाएंगे। तो मेंबर बीसी कंसीडर करा, मान लीजिए एक मैंने मेंबर कंसीडर करा यहाँ पर बीसी और एक सेक्शन लिया एक्स। बीसी और सेक्शन लिया एक्स। मैंने आपसे बोला कि मोमेंट बताइए यहां पर कितना जनरेट हुआ। आपने बोला सर W इंटू एक्स। मैं बोला ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बीसी बताइए। तो आपने बोला सर m स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI, वेयर m इज WX। और x की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक है, अगर आप देखेंगे ये डिस्टेंस a है, तो x 0 से लेकर a तक है। तो 0 से लेकर a तक, तो x की वैल्यू 0 से लेकर a तक WX स्क्वायर dx अपॉन 2 EI। सॉल्व करा, W स्क्वायर a क्यूब अपॉन 6 EI आ गया। ये पूरी स्ट्रेन एनर्जी नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने जो स्ट्रेन एनर्जी निकाली है वो सिर्फ BC के लिए निकाली है। अब हम निकालेंगे AB के लिए। अब AB की स्ट्रेन एनर्जी कैसे आएगी, अपनी ओरिजिनल फिगर बना लेते हैं। A B और ये फ्रेम ऐसे है और यहाँ पर लोड लग रहा है W इंटू A। देखिए ये जो W इंटू A है ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा B पॉइंट पर। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये A है, ये पॉइंट B है और इस पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट W इंटू A लग रहा है। तो B पॉइंट है, इस पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है W इंटू A। W इंटू A कहां से आया, BC की वजह से। अब स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं। तो सबसे पहले AB मेंबर है, m स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। x की वैल्यू कहीं पर आपने x कट कर लिया, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बेटा, 0 से लेकर ये जो पूरी लेंथ है ये L है, तो 0 से लेकर L तक। अब मोमेंट क्या है, ये एंटायर AB पोर्शन एक कांस्टेंट मोमेंट के अंडर है जिसकी वैल्यू है
W इंटू ए, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर dx अपॉन 2EI। तो ए बी मेंबर में दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर। तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। पहले आपने BC में मोमेंट निकाला W इंटू एक्स और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया। BC की लेंथ 0 से A तक जा रही है। फिर आपने बोला कि ये W इंटू ए का मोमेंट B पर लगेगा। ये जो BC का मोमेंट आ रहा है ऐसे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब आपने बोला W इंटू ए की वजह से अगर हम देखें AB में स्ट्रेन एनर्जी तो मोमेंट कितना हो जाएगा, कांस्टेंट WA। फिर दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बस इंटीग्रेशन इस बार 0 से L तक होगा। जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगी दिस विल बी द स्ट्रेन एनर्जी इन BC एंड स्ट्रेन एनर्जी इन AB। BC की स्ट्रेन एनर्जी आप निकाल चुके हो, AB की आप स्ट्रेन एनर्जी निकाल चुके हो, तो ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ गई जिसको आप इंटरनल वर्क डन भी बोल सकते हैं। तो गेट एग्जामिनेशंस में बहुत सारे चांसेस हैं कि सिर्फ यहीं तक का ही क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रेन एनर्जी बताइए कितनी है। नाउ दिस इंटरनल वर्क डन, स्ट्रेन एनर्जी, दिस इंटरनल वर्क डन शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, और वो कितना होगा, हाफ W इंटू C पॉइंट, जहां W लग रहा है वहां का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ W इंटू YC। बस YC को हमने यहाँ पर डेल्टा लिख दिया है। इन दोनों को, इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन को इक्वेट कर दीजिए, तो हाफ W डेल्टा इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अब W से W कट गया तो डेल्टा विच इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट C विल बी इक्वल टू WA स्क्वायर अपॉन 3EI A प्लस 3L। तो एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये बच्चों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रेम का क्वेश्चन है। मोस्टली बच्चे फ्रेम के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, उन्हें लगता है बड़ा मुश्किल होगा, छोड़ देते हैं। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट याद होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड की अगर हम बात करें तो आपके लिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड इतना सफिशिएंट है, क्योंकि अभी आपने देखा अगर हम मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा के स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगाएं तो मोमेंट निकालेंगे किसी भी सेक्शन एक्स पर कितना आएगा, WL बाई 2 इंटू एक्स माइनस WX स्क्वायर बाई 2, और इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन एंड देन अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो लंबा मेथड हो जाएगा। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड में सिर्फ फ्रेम्स के ही क्वेश्चन हमें करने हैं, इतना सफिशियंट है। देखिए ज्यादा पढ़ने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना ही पढ़ लीजिए, मेन होता है कि सफिशियंट कितना है, इतना सफिशियंट है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट मेथड आता है कॉन्जुगेट बीम मेथड। देखिए ये मेथड भी एक लंबा लेंदी मेथड है और स्ट्रक्चर एनालिसिस में ज्यादा यूज इसका पाया जाता है। सोम में अगर हम देखेंगे तो गेट में इससे रिलेटेड रेयर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे कि ये मेथड भी लंबा है। गेट के क्वेश्चन लंबे नहीं होते हैं, ट्रिकी होते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में डेफिनेटली आ सकता है क्वेश्चन इस पर, आता भी है, तो हम इसका कंसेप्ट पूरा सीखेंगे। बट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की अगर बात आती है तो आप मैक्यूले और मोमेंट एरिया मेथड को ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड होता क्या, उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्जुगेट बीम क्या होता है। तो कॉन्जुगेट बीम इज एन इमेजिनरी बीम which helps in determining slope and deflection। तो conjugate beam वो एक imaginary beam है जिसके थ्रू हम slope और deflection को measure करते हैं, ठीक है। तो जो actual beam नहीं है, imaginary है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये imaginary beam बनाते कैसे, वही अब मैं आपको बताऊंगा। तो a beam can be converted into conjugate beam when the BMD of the former is used as a loading on the later one with intensity as m upon EI। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है
जिसके सेंटर पर एक लोड लग रहा है P। ये रियल बीम है। मैंने आपको बोला इसकी कॉन्जुगेट बीम बनाइए। सपोर्ट्स पे क्या होगा, उससे पहले हम ये बोलेंगे कि पहले इस रियल बीम का BMD बना लीजिए। तो बेटा ये BMD बनेगा ट्रायंगुलर, ठीक है। अब ये जो BMD है ये कॉन्जुगेट बीम की लोडिंग होगी, तो एक VDL बन गया, और इस लोडिंग की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर होगी वहां का बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय EI। जैसे सेंटर पे मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितनी लोडिंग इंटेंसिटी होगी कॉन्जुगेट बीम पर, आप बोलोगे सर मोमेंट आया WL/4 अपॉन EI। ये कॉन्जुगेट बीम पूरी नहीं बनी है क्योंकि अभी सपोर्ट्स को भी बदला जाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो रियल बीम से कॉन्जुगेट बीम बनाने का पहला क्या तरीका है कि रियल बीम का BMD बना लीजिए, एक इमेजिनरी बीम बनाइए, एक नई बीम बनाइए, और इस BMD को उसकी लोडिंग बना दीजिए, और लोडिंग इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर होगी M अपॉन वहां की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। दूसरा काम आएगा, आपको सपोर्ट्स बदलने पड़ेंगे। तो रियल बीम, the supports of real beam are converted into conjugate beam। कैसे, ये रूल्स आपको याद रखने हैं कि सिंपल बीम और कॉन्जुगेट बीम में क्या होगा। तो देखिए अगर कोई फिक्स्ड एंड है रियल बीम में तो उस एंड को फ्री कर दीजिए, और अगर फ्री एंड है तो कॉन्जुगेट बीम में फिक्स कर दीजिए। हो सकता है बात ना क्लियर हो पाई हो। तो जैसे मान लीजिए ये एक मैंने लोडिंग बनाई, ये W लगाया, ये रियल बीम है, मैंने आपसे बोला इसकी कॉन्जुगेट बीम बनाई है, तो आपने फिक्स्ड एंड को फ्री कर दिया और फ्री एंड को फिक्स कर दिया। फिर आपने बोला कि सर इसकी BMD बना लेते हैं जरा, तो इसकी BMD आपने बनाया, कई बारी बना चुके हैं, सबसे आसान BMD होता है, ये बन गया। आपने बोला सर दिस इज द BMD। अब ये जो BMD आपकी बनी इसको यहां पर लगा दीजिए। किसी भी पॉइंट पर जो BMD की इंटेंसिटी होगी, जैसे यहां पर मोमेंट कितना होता है WL, तो मोमेंट अपॉन EI होगी, तो ये बन गई कॉन्जुगेट बीम। अब आप बोलोगे सर फिर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे कैसे, बताऊंगा मैं, पहले ये देख लेते हैं। फिक्स्ड एंड फ्री बन जाएगा कॉन्जुगेट में, फ्री फिक्स्ड बन जाएगा, रोलर रोलर रहेगा, हिंज्ड हिंज्ड रहेगा, इंटरनल हिंज इंटरनल सपोर्ट में बदल जाएगा, और इंटीरियर सपोर्ट इंटरनल हिंज में बदल जाएगा। तो ये जो रूल्स हैं ये याद रखने हैं आपको। अब मेन बात आती है बेटा, कॉन्जुगेट बीम में किसी भी पॉइंट पर जो शियर फोर्स है, इस इमेजिनरी बीम के किसी भी पॉइंट पर जो शियर फोर्स है वो रियल बीम पर उस पॉइंट पर स्लोप बताता है। अभी एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट जो स्टेटमेंट सामने आपके लिखे हैं ये एग्जाम्स में एज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इमेजिनरी बीम या कॉन्जुगेट बीम के किसी भी पॉइंट पर जो शियर फोर्स है वो रियल बीम के उस पॉइंट पर आपको स्लोप बताता है, और कॉन्जुगेट बीम में किसी भी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो उस पॉइंट का या रियल बीम में डिफ्लेक्शन बताएगा। तो कॉन्जुगेट बीम आपने बनाई, कॉन्जुगेट बीम के किसी भी पॉइंट पर शियर फोर्स उस पॉइंट पर स्लोप बताएगी रियल बीम में जो एक्चुअल बीम है, और कॉन्जुगेट बीम के किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन बताएगा रियल बीम। तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मान लीजिए अभी भी आपको लगे कि सर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, एक क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आप देखेंगे कि ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, और इसीलिए मैंने कल ही आपको बोला था कि यूज मोमेंट एरिया मेथड फॉर सॉल्विंग दिस। अब ये हमारे पास एक रियल बीम आ गई, ठीक है, दिस इज द रियल बीम। अब आपने क्या करा, यहां पर हमने बोला कि इस रियल बीम में आप स्लोप और डिफ्लेक्शन बताइए कॉन्जुगेट बीम मेथड को यूज करके। तो आपने बोला सर पहले हमें कॉन्जुगेट बीम बनानी पड़ेगी, तो ये एक्चुअल बीम है आपकी, ठीक है,
इसका BMD बनाइए। तो BMD कैसे बना? ट्रायंगुलर, जो रोलर है वो रोलर रहा और हिंज्ड रहा, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, सपोर्ट्स एज इट इज रहे। फिक्स्ड फ्री बनता है, फ्री फिक्स्ड बनता है, बट रोलर और हिंज एज इट इज रहते हैं। तो अब आप देखोगे किसी भी पॉइंट पर लोडिंग इंटेंसिटी विल बी M/EI। तो सेंटर पे कितनी होगी? WL/4 इंटू EI। अब ये आपकी कॉन्जुगेट बीम बन गई। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ए पॉइंट पर स्लोप बताओ, थीटा ए बताओ। तो आप बोलोगे सर कॉन्जुगेट बीम में ए पॉइंट पर शियर फोर्स पता कर लो, CA लिख देता हूं। कॉन्जुगेट बीम का ए पॉइंट पर, बेटा कॉन्जुगेट बीम के ए पॉइंट पर शियर फोर्स पता करना है, और हमें पता है कि सपोर्ट्स पे जितना रिएक्शन होता है उतना ही शियर फोर्स होगा। तो कॉन्जुगेट बीम के ए पॉइंट पर रिएक्शन निकाल लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू द शियर फोर्स। अब रिएक्शन कैसे निकालेंगे? बेटा टोटल लोड कितना लग रहा है, क्योंकि RA प्लस RB टोटल लोड के इक्वल होगा, और ये होगा हाफ, ये लेंथ L है, और ये हो गया WL/4AI। तो ये हो गया WL/8EI और स्क्वायर आ जाएगा। सिमेट्री की वजह से RA और RB इक्वल है, तो RA इज इक्वल्स टू RB इज इक्वल्स टू WL² 16EI। अब ए पॉइंट पर जितना रिएक्शन है उतना ही शियर फोर्स होगा, ये रूल तो हर जगह एप्लीकेबल है। तो ए पॉइंट पर जो शियर फोर्स है वो आएगा WL² 16EI। तो कॉन्जुगेट बीम के ए पॉइंट पर शियर फोर्स आया WL² 16EI। तो बच्चे रियल बीम के ए पॉइंट पर स्लोप कितना आएगा? WL² 16EI, क्योंकि कॉन्जुगेट बीम में किसी भी पॉइंट पर जितना शियर फोर्स होता है, रियल बीम में उस पॉइंट पर क्या मिलता है? स्लोप। ऐसे ही RB की वैल्यू भी सेम आएगी, तो ये स्लोप भी सेम आ जाएगा। समझ सकते हैं कि मेथड लंबा है, इसलिए बोल रहा हूँ गेट में इस पे बहुत कम क्वेश्चन आए, एक या दो ही क्वेश्चन आए आज तक। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं, बट अभी मेन फोकस गेट है हमारा। अब हमसे पूछा गया सेंट्रल डिफ्लेक्शन बताइए, तो हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट बीम के सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट बीम के किसी भी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो रियल बीम का वहां पर डिफ्लेक्शन बताता है। तो RA हमें पता चल चुका है, लोडिंग इंटेंसिटी हमारे पास है, हमने क्या करा? सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया और सॉल्व कर दिया। तो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आएगा WL³ 48EI। तो कॉन्जुगेट बीम में जो बेंडिंग मोमेंट आया सेंटर पर, ये रियल बीम में क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन। तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन आ गया। अभी तो ये बीम आसान थी, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन जल्दी होगा, क्योंकि हमें RA RB में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मान लीजिए बीम डिफिकल्ट होती, लोडिंग डिफिकल्ट होती, तो ये मेथड घुमा देता हमको। तो ये मेथड ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। इस मेथड का यूज तब होता है जब क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम वेरिंग हो। ऐसा भी एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, बट उसका क्रॉस सेक्शन वेरिंग है। यहाँ 2EI है और यहाँ EI है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और लोड लग रहा है सेंटर पे। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए सेंट्रल डिफ्लेक्शन क्या होगा, तब ये मेथड अच्छा है। बट अगेन लंबा क्वेश्चन हो जाएगा फिर, और गेट में इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं। प्रैक्टिस करिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना सफिशिएंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी यही करना होता है, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो यही देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारे सामने एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, बट अब इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कांस्टेंट नहीं है। A से C तक EI है, बट C से B तक 2 टाइम्स EI है। अब इसने पूछा A और B पर स्लोप बताओ, C पे डिफ्लेक्शन बताओ। ये रियल बीम है, तो इस रियल बीम की पहले हम कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे। तो सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट एज इट इज रहेंगे। अब अगर हम देखें बच्चे, तो सिर्फ इतनी बीम की लोडिंग बनाए तो दिस इट विल बी लाइक दिस, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे लोड लग रहा है, तो ये हमारा BMD बनता है। अब मैंने आपको क्या बोला था
लोडिंग इंटेंसिटी कितनी होगी? किसी भी पॉइंट का मोमेंट डिवाइडेड बाई EI। ए से सी तक देखें तो ये EI है, तो मोमेंट कितना होगा ए से सी तक? WL/4 EI। बट अगर आप सी से बी तक देखो तो ये 2EI है, तो ए से सी तक तो ठीक है, ऐसे आ गया। बट अगर आप सी से बी तक देखोगे तो लोडिंग इंटेंसिटी रखेंगे M/2EI, और M कितना है? WL/4, तो WL/8EI। तो जब आप A से C आओगे, W की जगह P लिख लो, जब आप A से C आओगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी WL/4EI। बट जब आप B से C जाओगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी PL/8EI। ये सेम क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहां पर 2 टाइम्स EI है, तो लोडिंग इंटेंसिटी में यहां पर 2EI आ जाएगा। बस, अब कॉन्जुगेट बीम बन गई। अब मेहनत करके रिएक्शंस निकालने हैं और मोमेंट निकालना है। तो ये हमारी कॉन्जुगेट बीम बन गई। मेन काम है कॉन्जुगेट बीम बनाना। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, और जितनी प्रैक्टिस होगी कैलकुलेशन की उतनी बेहतर कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अब RA प्लस RB टोटल लोड के इक्वल है, फिर किसी एक पॉइंट पर मोमेंट निकाल दीजिए। RA प्लस RB की वैल्यूज आ गई, फिर B के अबाउट मोमेंट निकाल दीजिए, तो RA की वैल्यू आ जाएगी। जो RA होगा यही कॉन्जुगेट बीम का शियर फोर्स होगा, और यही रियल बीम पर स्लोप होगा। तो कहने में तो ये बहुत आसान हो गया, आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है, बट जब आप सॉल्व करेंगे तो मेहनत लगेगी। फिर RA प्लस RB आप निकाल चुके हो, तो RB आ जाएगा, टोटल लोड में से RA घटा दो, और ये RB शियर फोर्स होगी कॉन्जुगेट बीम के B पॉइंट पर, और फिर यही स्लोप आ जाएगा B पॉइंट पर रियल बीम में। फिर सेंट्रल डिफ्लेक्शन पूछा है, तो सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट निकाल दीजिए। तो आप समझ सकते हैं मेथड लंबा है, टाइम टेकिंग है, इसलिए गेट में इसके क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, एक या दो ही क्वेश्चन आए, बट हाँ होना यही है। तो अगर गेट में क्वेश्चन आया भी तो वो क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे कि इतनी लंबी कैलकुलेशन ना आ जाए। बट बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, इससे ज्यादा इस टॉपिक में है भी नहीं। तो ये आ गया आपके पास RA की वैल्यू, तो ये थीटा A हो जाएगा। ये आया RB, तो ये थीटा B हो जाएगा। और ये आया कॉन्जुगेट बीम का सेंट्रल बेंडिंग मोमेंट, तो ये YC हो जाएगा रियल बीम का। अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो न्यूमेराथन सीरीज में आप जा सकते हैं। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में स्लोप और डिफ्लेक्शन के पार्ट्स दे रखे हैं मैंने, तो उन पार्ट्स में भी क्वेश्चंस कराए हैं, और अलग से न्यूमेराथन्स भी कराई हैं, वहां पर भी आपको इनके और क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, लास्ट मेथड है ये। दिस इज कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम। अच्छा इंटरेस्टिंग मेथड है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन एनर्जी से डिराइव्ड है ये। देखिए अभी तक हमने स्ट्रेन एनर्जी निकाल ली थी U, ठीक है, m² dx/2EI इंटीग्रल से। कैस्टिग्लियानो मेथड ये कहता है कि आप एक बीम की स्ट्रेन एनर्जी निकाल लो और पार्शियल डिफरेंशिएट करो लोड के रिस्पेक्ट में। तो जिस जगह आपको डिफ्लेक्शन पता करना है, उस जगह के जो वहां पर लोड लग रहा है, उस लोड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दोगे। जैसे मान लीजिए WA लिखा मैंने कि A पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो आपको उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल हवा ना लगी हो, तो डोंट वरी। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक बीम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैस्टिग्लियानो थ्योरम से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, कैस्टिग्लियानो में क्या है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, गेट का क्वेश्चन है। ये रिंग पर लोड लग रहा है, उन्होंने बोला है कि डिफ्लेक्शन बताइए। बाकी मेथड से नहीं हो पाएगा, या तो स्ट्रेन एनर्जी से हो पाएगा या कैस्टिग्लियानो से होगा, और गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले एक सिंपल सा केस लेते हैं, समझ लेते हैं। कैंटिलीवर बीम है, अभी हमने इसकी स्ट्रेन एनर्जी निकाली m² dx/2EI, और m था WX, तो स्ट्रेन एनर्जी आ गई W² L³/6EI।
अब मुझे ये पता करना है कि ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो ए पॉइंट पे लोड कितना है W। तो जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पूछा गया है उस पॉइंट पे लगने वाले लोड से पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए स्ट्रेन एनर्जी को। तो डेल U बाई डेल W कर दीजिए तो A पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। U कितना है W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो सिर्फ W के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या आएगा 2W L क्यूब अपॉन 6EI। 2 से 6 कटा तो W L क्यूब अपॉन 3EI। ये आ गया डिफ्लेक्शन एट ए। अच्छा मेथड है स्ट्रेन एनर्जी का मेथड। अगर आपने समझा हुआ है तो ये समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। कुछ क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो बच्चों को थोड़ा परेशान करते हैं, बट अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको नहीं परेशान करेंगे। अब यूडीएल की बात करते हैं। यूडीएल ठीक है। आप बोलोगे कि सर यूडीएल पे तो किसी जगह पर एक कोई पॉइंट ऐसा कंसंट्रेटेड लोड तो नहीं है। तो जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए कि डिफ्लेक्शन बताइए एज पर कैस्टिग्लियानो, और वहां पर एक पॉइंट लोड ना लग रहा हो, तो आप एक अपनी तरफ से लोड इमेजिन करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन बताइए, कोई पॉइंट लोड तो नहीं लग रहा फ्री एंड पे, यूडीएल है। तो आप बोलेंगे कि सर पी पॉइंट, हमने अपनी तरफ से पी एक इमेजिनरी लोड मान लिया जो ए पर लग रहा है। अब आपने क्या करा, स्ट्रेन एनर्जी निकाली पी के लिए और जो यूडीएल लग रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर के लिए। तो एक्स डिस्टेंस पर आपने मोमेंट निकाला, इमेजिनरी लोड पी की वजह से कितना आएगा पी एक्स, और लोडिंग इंटेंसिटी की वजह से कितना आएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आपने स्ट्रेन एनर्जी निकाली और 0 से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर दिया। तो बेटा जो स्ट्रेन एनर्जी बनेगी वो बनेगा एम स्क्वायर डी एक्स बाई 2EI 0 से L, और किसी भी डिस्टेंस x पर मोमेंट एक तो इमेजिनरी लोड की वजह से आएगा px और एक आएगा UDL की वजह से WX स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको सॉल्व करा, ब्रैकेट है स्क्वायर ओपन करा, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करा। अब ये आपकी स्ट्रेन एनर्जी आ गई। नाउ दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है। अब आपने क्या करा, आपको पता क्या करना है, फ्री एंड पर आपको पता करना है कि कितना डिफ्लेक्शन होगा, और यहां पर आपने एक इमेजिनरी लोड P लगा रखा है। तो हमने अभी डिस्कस करा है कि P जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा जाए, आप पूरी बीम की स्ट्रेन एनर्जी निकाल लो और जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा जाए उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। तो अब आप क्या करो, डेल यू बाई डेल पी कर दो, क्योंकि P के अंडर डिफ्लेक्शन पूछा गया है। तो देखिए ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहां तो P है ही नहीं है, तो सारा कांस्टेंट है। और उसके बाद एक टर्म ये बची, इसका क्या आ गया डिफरेंशिएशन 2PL क्यूब अपॉन 6EI, और एक टर्म ये आ गई WL4 अपॉन 8EI। बट एक्चुअल में कोई लोड तो लग ही नहीं रहा था, ये तो इमेजिनरी है। तो जब आपने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया उसके बाद जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट था उसको हटा दीजिए, मतलब उसको जीरो मान लीजिए, एक्चुअल में तो वो लग ही नहीं रहा है। तो जो ये वाली वैल्यू है इसको जीरो मान लीजिए, और जीरो है ही क्योंकि पी तो लग ही नहीं रहा है ना, हमने माना है। तो ये टर्म हट गई, सिर्फ क्या रह गया WL4 अपॉन 8EI ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन। अब आप फिर से सोचिए, मोमेंट एरिया मेथड में इतनी देर में तो हमने चारों मेथड्स पढ़ लिए थे, जो मतलब अगर फ्री एंड पर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है कैंटिलीवर में, फिर यूडीएल के केस में। तो ये जो मेथड्स हैं अच्छे मेथड्स हैं बट लंबे मेथड्स हैं। अब इनमें भी क्या होता है, कुछ स्पेशल केसेस में इनका बड़ा यूज आता है। अब जैसे ये एक स्पेशल केस है आपके सामने, और बेटा ये गेट का क्वेश्चन है।
और इसकी भी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, पहले गेट में क्वेश्चन आया इस टॉपिक पर और कुछ साल बाद सीधा उन्होंने फॉर्मूला लगा के पूछ लिया कि अगर आपको डायरेक्ट याद है कि हाँ इस तरीके से लोडिंग लगे तो ए पॉइंट पर ये डिफ्लेक्शन आता है, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने पी ई आई की वैल्यू देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ये रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है यहां सेंटर से, ए पॉइंट पर एक लोड लग रहा है पी। उन्होंने पूछा कि पी लोड के अंडर बताइए डिफ्लेक्शन कितना हुआ। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैस्टिग्लियानो से भी कर सकते हैं और स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। दोनों ही मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को जोड़ दिया। ध्यान से सुनिए बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने बोला लेट से ये एंगल थीटा है, मुझे मोमेंट पता करना है, तो मोमेंट मान लीजिए मुझे यहां पता करना है, तो मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेट से इसको x बोला मैंने, तो x अपॉन आर की वैल्यू हो गई साइन थीटा, तो x आ गया r साइन थीटा। तो अगर मैं बोलूं मोमेंट की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर पी आर साइन थीटा। मैं बोला आप स्ट्रेन एनर्जी निकालो, आप बोलोगे सर ये होता है एम स्क्वायर, ये कोई छोटा सा डिस्टेंस dx अपॉन 2EI, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि आपके m के टर्म्स में थीटा आ रहा है और यहाँ dx है, तो हम इस dx को थीटा की टर्म्स में बदल देंगे। हमने क्या करा, यहां पर ये पॉइंट जोड़ दिया और हमने बोला कि ये जो dx है और ये एक स्मॉल एंगल है d थीटा। बेटा थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो d थीटा क्या हो जाएगा, dx अपॉन r, तो dx की जगह आ जाएगा r टाइम्स d थीटा। अब आपको लिमिट भी फिर थीटा की टर्म्स में रखनी पड़ेगी, तो यहां एंगल मान लीजिए 0 है और फिर ये पूरा घूम के आ गया, क्वाड्रेंट है ये, तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री। तो 0 से लेकर π/2 तक का हमारे पास क्या आ गया, लिमिट। तो अगर हम ध्यान दें तो मोमेंट हमने लिखा पी आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है, dx की जगह आर डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स EI और इंटीग्रेट करा 0 से लेकर π/2 तक। अब आप मान लीजिए कैस्टिग्लियानो या स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम आपने नहीं पढ़ी थी, तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते, ना ये मोमेंट एरिया मेथड से हो पाता, ना ये मैक्यूले से हो पाता, ना कॉन्जुगेट से हो पाता। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इसी मेथड से हो पाएगा। अब स्ट्रेन एनर्जी निकल कर आ गई दिस वैल्यू, हमसे अंडर दी लोड पूछा गया डिफ्लेक्शन, तो हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया p के रिस्पेक्ट में, तो p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 2p, 2 से 8 कटा 4 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई। तो आई विल रेट दिस क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप बोलो सर स्ट्रेन एनर्जी से कैसे करते, बेटा ये इंटरनल वर्क डन आया, एक्सटर्नल वर्क डन कितना होता, हाफ p डेल्टा, अगेन ये 2 से कटता और ये p कटता, वही वैल्यू आ जाती। तो जो कॉमन बात निकल के आई वो ये है कि ये क्वेश्चन होता स्ट्रेन एनर्जी को निकाल कर ही, क्योंकि कैस्टिग्लियानो में भी स्ट्रेन एनर्जी ही निकालनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन पहले से कर रखा है और क्वेश्चन आ गया गेट में, गेट का क्वेश्चन है ये। अब आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा है कि भैया WR³ अपॉन EI और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू π/4 होती है ना, आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रखी है और एक स्पेशल केस है ये न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं, ये केस भी है। तो अब आपके सामने ये गेट का क्वेश्चन आ गया एकदम से, आप बोलोगे WR³ अपॉन EI, ऐसे केस में जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू π/4 होती है। तो अगर आप घर पर बैठ के बहुत पढ़ाई करते हो तो आपको इसका फायदा एग्जाम में कैसे मिलता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके करे हुए आ जाते हैं और आपको आंसर पता होता है और आपका मैसिव टाइम सेव हो जाता है। अब ये टाइम आप बाकी क्वेश्चन में डिवोट कर सकते हो। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा तो भी आपको तरीका मैंने बता दिया, सेम क्वेश्चन है,
तो तरीका आपको बता दिया, अगर आपने पढ़ रखा है तो वैल्यू बीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 4। वो बोल रहा है 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो, तो 22/7 इंटू 4, 22/28 बिल्कुल लिखेंगे 4 डेसिमल डिजिट तक, तो 22/28, तो ये वैल्यू आएगी 0.7857, 0.7857। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन नहीं करा हुआ तो सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने की, और पीवाईक्यूज तो जरूर करिए, क्योंकि पीवाईक्यूज के साथ क्या होता है, ये रिपीट हो ही जाते हैं गेट एग्जामिनेशन में, तो पिछले 15 साल तक के सारे पीवाईक्यूज करिए, बहुत फायदा मिलता है, कराए भी है मैंने सारे। अब ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन ओवरहैंग बीम, आपको एक ओवरहैंग बीम दिखाई गई है, अभी तक हमने ओवरहैंग बीम के डिफ्लेक्शंस नहीं पढ़े। इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, ये जो एंड फ्री है आपसे यहां पर डिफ्लेक्शन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड का यूज करेंगे। हमसे डिफ्लेक्शन एट सी पूछा गया है, हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे, बट स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए मोमेंट निकालना पड़ेगा, और मोमेंट निकालने से पहले रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। तो हमने बोला आर ए प्लस आर बी की वैल्यू P है, हम साफ देख सकते हैं कि B पर मोमेंट 0 है, सपोर्टेड है B, A पर नहीं है क्योंकि A के साथ ओवरहैंग लगा हुआ है, तो B पर हमने मोमेंट निकाला, तो P इंटू दिस वैल्यू पूरी लेंथ A इंटू दिस, सॉल्व करा तो आर ए की वैल्यू आ गई 4P/3। अब आर बी क्या होता है, P माइनस आर ए, तो यहां से आर बी की वैल्यू आएगी -P/3, मतलब जो डायरेक्शन आप मान रहे हो आर बी की, एक्चुअल डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो आर बी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, आर ए इज एक्टिंग अपवर्ड्स। अब हमने निकालनी है स्ट्रेन एनर्जी। अगर आप बोलो सर मोमेंट एरिया मेथड से कर लेते, इसका बीएमडी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे, तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। और यही अगर आप मैक्यूलर मेथड से करोगे तो अगेन आपको ये नहीं पता कि स्लोप कहाँ 0 हो रहा है, कि ए पॉइंट पर जो आप देखो तो डिफ्लेक्शन 0 है, आपकी जो बाउंड्री कंडीशंस है मैक्यूलर मेथड के लिए वो बनेंगी नहीं यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड ही सबसे बेहतर है। तो u की वैल्यू आ गई m² dx/2i, मैं यहाँ पर बीम बना देता हूँ, तो लोड लग रहा है P, ये हो गया 4P/3, और ये वैल्यू मैं ऐसे दिखा देता हूँ नीचे P/3, ठीक है। ये डिस्टेंस L/3 और ये डिस्टेंस L। तो पहले 0 से L तक के लिए स्ट्रेन एनर्जी देख लेते हैं, तो मैंने ये सेक्शन कट करा, तो x डिस्टेंस पर तो कितनी है स्ट्रेन मोमेंट आया P/3 इंटू एक्स, P/3 इंटू एक्स, इसका स्क्वायर dx/2i, और ये मोमेंट कहां तक है, यहां तक है, तो 0 से लेकर L तक। प्लस अब इतने पोर्शन के लिए देख लेते हैं, इधर सेक्शन कट करा, ये डिस्टेंस x मान लिया, यहां से देख रहे हैं, ठीक है, C से, तो ये भी कितना होगा P इंटू एक्स, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा बच्चे, 0 से लेकर L/3 तक। तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, एक बारी स्ट्रेन एनर्जी निकाली यहां से और एक निकाली यहां से, और दोनों ऐड कर दी, ठीक है। इनको सॉल्व करा, जो इंटरनल वर्क डन आया, ये आया 2P² L³/81 EI। या तो आप इसको बोल दो दिस इज हाफ P डेल्टा, या आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि फिर वो 2P हो जाएगा, 2 से वो कैंसिल आउट ही होगा, तो हाफ P डेल्टा कर देते हैं, 2 इधर चला गया, 4 आ गया, P से P कट गया, तो ये आ गया 4P L³/81 EI क्यूब है ये आंसर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए ये पता होना चाहिए कि बाकी मेथड्स क्यों नहीं लगे। मोमेंट एरिया मेथड इसलिए नहीं लगा क्योंकि कुछ बेंडिंग मोमेंट नीचे बनता, हॉगिंग में कुछ ऊपर बनता,
कहाँ जीरो होते पता ही नहीं चल पाता, तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती कि कहाँ जीरो हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है एंड ऑल। मैक्यूले मेथड के लिए भी बाउंड्री कंडीशंस नहीं पता चलती कि स्लोप कहाँ जीरो बन रहा है या डिफ्लेक्शन कहाँ जीरो बन रहा है। तो इन दो मेथड से ना करके इस क्वेश्चन को स्ट्रेन एनर्जी मेथड से करा, और आई बिलीव कि ऐसा क्वेश्चन गेट में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2003 में आया गेट में, बट उसके बाद अभी 5-6 साल पहले फिर से आया ये क्वेश्चन, और इस बार डेटा दे दिया। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, L डिस्टेंस अपार्ट है सपोर्ट्स, विड्थ B है, डेप्थ D है इस बीम की, इसका टॉप सरफेस पे टेम्परेचर 0 है, ठीक है, और धीरे धीरे आपने टेम्परेचर मतलब ऊपर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं करा, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे नीचे आए आप टेम्परेचर बढ़ाते चले गए। वैसे हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि थर्मल स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर चेंज के। ये टेम्परेचर चेंज पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म है। इस क्वेश्चन ने बोला नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, अपर फाइबर पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं करा, बट जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। और कैसे चेंज कर रहे हैं? लीनियरली। अब क्या हुआ, ऊपर के फाइबर तो एज इट इज रहे, नीचे के एक्सपेंड हो गए, और इस वजह से बीम सैग कर गई, क्योंकि नीचे टेंशन जनरेट हो गया, सैगिंग आ गई। उन्होंने बोला अच्छा सेंट्रल डिफ्लेक्शन बताइए क्या होगा। अब जो बच्चे रटने की विद्या पर बड़ा ध्यान देते हैं वो रट्टा मार के पहुंच जाते हैं, बट आगे जाके फंस जाते हैं कहीं। हम समझने वाले बच्चे हैं। सबसे पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि सैगिंग हो रही है, क्योंकि नीचे के फाइबर्स एक्सपेंड कर रहे हैं, फैलने जाएंगे ऐसे, तो बीम सैग कर जाएगी। नाउ इस वजह से जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो अपवर्ड वाले आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो अपवर्ड वाले आंसर नहीं है, आंसर होने चाहिए डाउनवर्ड्स वाले। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखते हैं कौन आंसर बनता है। देखिए ईटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल टी के, तब जब पूरी बीम में यूनिफॉर्मली टेम्परेचर बदला जाए। बट यहां पर क्या हुआ है, जो टेम्परेचर है वो लीनियरली बदला गया। तो मीन टेम्परेचर क्या होगा? 0 और T। तो मीन कितना आ गया? 0 प्लस T/2। तो मीन टेम्परेचर आ गया T/2। तो जो थर्मल स्ट्रेन जनरेट हुआ ये आ जाएगा अल्फा डेल्टा T/2। ये डेल्टा T एक तरीके से T ही है। तो थर्मल स्ट्रेन आया अल्फा डेल्टा T/2, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है। अब हम ये बात जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन के हिसाब से कि सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई ई अपॉन आर के इक्वल होती है, और 1 अपॉन आर किसके इक्वल हो गया? ई नीचे आ गया, सिग्मा अपॉन ई वाई के। थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा T/2 इंटू ई के इक्वल होगा, तो अल्फा डेल्टा T E/2, और यहां आ गया y और e, e से e कैंसिल हो गया, तो 1/r आ गया अल्फा डेल्टा T/2 y। ये न्यूट्रल एक्सिस है। मैंने बोला लोअर फाइबर के बारे में देखते हैं भाई, कितना आएगा लोअर फाइबर पे, ठीक है, कितना लोअर फाइबर पर हमें थर्मल स्ट्रेस पता करना है। तो आपने बोला सर लोअर फाइबर की डिस्टेंस होगी D/2, तो ये वैल्यू आ गई D/2। कुछ बुक्स में इसका सॉल्यूशन दे रखा है और बच्चे रट लेते हैं कि हाँ L²/8R होता है, कहाँ से आया क्यों आया कुछ नहीं पता, रटना नहीं है समझना है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/r की वैल्यू हो गई अल्फा डेल्टा T इंटू टी। डी इज द डेप्थ ऑफ द बीम। तो यहां तक हम पहुंच गए। अभी हमने, जब मैं कल आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि d2y/dx² की वैल्यू 1/r होती है, ठीक है। तो 1/r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? d2y/dx², बट 1/r किसके इक्वल है? अल्फा डेल्टा टी इंटू डी के। आपके दिमाग में आएगा कि सर गेट में इतना लंबा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? बेटा आप पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तभी तो टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, ये न्यूमेरिकल सेशन वो न्यूमेरिकल सेशन, कि बच्चा जब एग्जाम में पहुंचे तो प्रिपेयर्ड हो और उसका टाइम सेव हो सके।
तो आपके पास इलास्टिक कर्व, जो थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से इलास्टिक कर्व बना, उसकी इक्वेशन आ गई अल्फा डेल्टा टी इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने इसका पहला इंटीग्रेशन करा तो इसमें x प्लस C1, दूसरा इंटीग्रेशन करा तो y आ गया अल्फा डेल्टा टी डी एक्स स्क्वायर बाई 2 C1x प्लस C2। बीम सिंपली सपोर्टेड है तो x इक्वल्स टू 0 पर y 0 आएगा तो C2 0 होगा, और x इक्वल्स टू L पर भी y 0 होगा, और यहां से C1 निकल के आएगा माइनस अल्फा डेल्टा टी इंटू L बाई 2D। अब y की वैल्यू या C1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो बेटा जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनी वो ये बन गई। जो बच्चे रटते हैं कि नहीं बुक्स में से, वो सेंटर की वैल्यू तो बता देते कि L स्क्वायर बाई 8R ऐसे कुछ बोल देते हैं। मान लीजिए अगर बोला जाए कि L बाई 4 पे बताओ कितना डिफ्लेक्शन आएगा, तब तो आप फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। बट ये आपने क्या करा, जनरलाइज इक्वेशन बना ली। अब आपसे पूछा गया सेंटर पे, तो x की वैल्यू को L बाई 2 रख के सॉल्व कर दीजिए। तो जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन आया ये आएगा अल्फा डेल्टा टी L स्क्वायर बाई 8D, और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डाउनवर्ड्स आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा आप मुझे L बाई 4 पर बताओ, तो x की जगह L बाई 4 रख दो। तो रटना नहीं है, हमने बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट को पढ़ा है तो समझ लेते हैं। तो ये आंसर आएगा। अब 2-3 बारी इस क्वेश्चन को करिए और थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए 2014 में ये वाला क्वेश्चन कितना कब आया था, 2003 में, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब इस बार इन्होंने डेटा दे दिया, किसमें आया, 2014। और यही मैं आपको बोलता हूं कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इस बार वैल्यू दे दी। इन्होंने बोला टेम्परेचर 36 से लीनियरली बढ़ाते हुए 72 तक ले गए। तो बेटा जो चेंज इन टेम्परेचर आया, या आप इसको ऐसे बोलो एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, डेल्टा टी की बात अगर हम करें तो इस बार डेल्टा टी आया 36 डिग्री। जो टेम्परेचर का चेंज है लीनियर, यहां पर डेल्टा टी, दिस इज, वहां पर आप 0 से टी लेके जा रहे थे ना, तभी तो आपकी वैल्यू आई अल्फा डेल्टा टी L स्क्वायर बाई 8D। यहां आपने क्या करा, डिफरेंस 0 और t का डिफरेंस यहां आ गया। यहां 36 और 72 का डिफरेंस कितना होगा, 36। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। चेंज इन टेम्परेचर 36, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, तो इसका स्क्वायर अपॉन 8, डी कितना है 0.25। इसको सॉल्व करिए, आंसर mm में पूछा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2.43 mm आ गया आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके पहले मतलब एक एक्सप्रेशन पूछे गए और बाद में उन एक्सप्रेशन में वैल्यूज को रखवा दिया गया। तो अगर आपने ध्यान से इन चीजों को पढ़ा है तो आराम से आप कर लेंगे। फिर से मैं आपको बोलूंगा बच्चों, एक ही चीज बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ, बच्चे ना अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप और न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में न्यूमेराथॉन्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्लोप डिफ्लेक्शन के और न्यूमेरिकल करने, तो 4 पार्ट या 6 पार्ट मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। उनमें मैंने थ्योरी समझाने के बाद न्यूमेरिकल्स कराए, तो आप उनको देख लो। न्यूमेराथॉन नाम की सीरीज है, आप उनको देखो। ठीक है, क्वेश्चन सामने चलते रहेंगे, आंसर ऐसे मैं लिखता रहूंगा तो आपको आराम से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए। हमने मोमेंट एरिया मेथड भी पढ़ लिया, हमने मैक्यूलेज मेथड पढ़ लिया, स्ट्रेन एनर्जी मेथड पढ़ लिया, कैस्टिग्लियानो पढ़ लिया, कॉन्जुगेट बीम मेथड पढ़ लिया, और कुछ सबसे टिपिकल न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। प्रीवियस सेशन में हमने स्प्रिंग के क्वेश्चंस करे थे जो बड़े टिपिकल होते हैं। आज हमने अलग अलग रिंग के फॉर्मूले, फ्रेम के क्वेश्चंस करे, ये बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन का। ठीक है, तो लगातार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करनी है, और मंडे से, ये जो कमिंग मंडे आएगा,
मंडे से मैं आपका आरसीसी का टॉपिक या सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करूंगा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से। तो एक सब्जेक्ट खत्म होने ही वाला है, ठीक है, बस एक सेशन और होना है कॉलम्स और टॉर्सन का कल, और उसके बाद नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मेक श्योर आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। उसके बाद अगर आप किसी भी अनअकैडमी के कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो चड्ढा 10 प्रोमो कोड आप यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिलेगा, और यही प्रोमो कोड आपको हेल्प करेगा अनअकैडमी के किसी भी फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। तो बच्चों, आई होप दिस सेशन वुड बी एक्सट्रीमली फ्रूटफुल टू यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, डू टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट वेल, स्लीप वेल, एंड यस, स्टडी वेल। बाय बच्चों।